चलिए, तो 19 क्लॉज 2 पर बात कर रहे थे, जो कि 19 क्लॉज 1 ए का पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ये सभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, युक्त प्रतिबंध हैं, हाँ या ना, क्योंकि सीधे तौर पर ये प्रतिबंध नहीं लगाते। जब इन मामलों पर कोई खतरा दिखाई देता है तब आर्टिकल 91A में क्या लगाया जाता है भाई, प्रतिबंध लगाया जाता है, हाँ या ना। वो राज्य की सुरक्षा हो, देश की संप्रभुता या अखंडता हो, हाँ या ना, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी की मान हानि हो, डिफेम हो रहा हो कोई, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको अधिकार तो मिले हैं पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका गलत उपयोग करेंगे, हाँ या ना। मतलब अधिकार हैं, अधिकार को एंजॉय करिए, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अधिकार का गलत उपयोग करिए। यस, जैसे कि अमेरिका में देखा जाता है कि अमेरिका में गन भी रखना भी एक अधिकार के तौर पर है वहाँ पर, हाँ या ना। सुरक्षा को अधिकार माना जाता है, इसलिए गन रखना वहाँ अधिकार है लोगों के पास, पर रखना अधिकार तो है। पर जब देखिए वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ वो जो गन कल्चर है वो एक गलत रास्ते में चली जाती है, हाँ या ना, कि जब देखो वहाँ कहीं ना कहीं फायरिंग हुई पड़ी रहती है, कुछ लोगों की मौत हो जाती है। यस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अधिकार हमें मिले जरूर हैं, पर हम उन्हें एंजॉय तब करेंगे जब हम किसी और को परेशान ना करें। यस, हम अपने अधिकारों को एंजॉय करें, पर उससे किसी और को हानि ना हो रही हो, देश को ना हो रही, देश के लोगों को ना हो रही हो, शांति भंग ना हो रहा हो। यस, सोशल मीडिया में चीज़ें डालना सही है। अब जैसे एग्जांपल के लिए कि अभी एक मैं इंस्टाग्राम में अभी एक कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उसकी गिरफ्तारी हुई है इलाहाबाद से, कोई सुमित करके है ना। अब देखिए, हर चीज़ जांच का विषय होता है, समय के साथ जांच करेगी न्यायपालिका, जांच में जो पुलिस जांच करेगी और न्यायपालिका के सामने रखेगी, जो सही होगा वो होगा। अब उन पर आरोप ये है कि उन्होंने किसी महिला का किसी और पुरुष के साथ जो फोटोज़ डाली कि ये महिला लोगों को फंसा रही है वगैरह वगैरह, तो जो पुरुषों के साथ फ़ोटोज़ उन्होंने अपने वीडियोज़ में दिखाई वो सारे फ़ोटोज़ AI जनरेटेड थी, हाँ या ना। मतलब उन्होंने उस महिला को डिफेम करने का प्रयास किया, उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया, हाँ या ना, और AI जनरेटेड फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना करके गलत चीज़ें पेश करने का प्रयास किया, हाँ या ना। तो अब अगर आपको 19(1)A प्रसारित करने का अधिकार दिया गया है कि आप चीज़ों को सोशल मीडिया में डालिए वगैरह वगैरह, अपने विचारों को रखिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे चीज़ें करेंगे, हाँ ना। अब दिक्कत ये है इस देश में कि आपको सोशल मीडिया का उपयोग कहाँ किस लेवल तक करना है, किस पॉइंट तक करना है, आप ये भूल चुके हैं। यस, दिक्कत ये हो रही है कि आज हम वायरल होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुके हैं, हाँ या ना। मतलब किसी भी तरह के वीडियोस, किसी भी तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, बस वायरल होना है। कई लोग तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ FIR हो, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हों, क्योंकि आपको फेमस करने के लिए उससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं होता है। यस, 4 दिन आप बैठेंगे, क्योंकि कोई बड़ी क्राइम तो होती नहीं कि आपको वो 10 साल जेल में रखेगा, है ना। मुश्किल से मुश्किल 10 दिन 15 दिन तुम रहोगे जेल में, फिर तुमको जमानत मिल जाएगी, बाहर आ जाओगी, केस चलता रहेगा और बरी हो जाओगे, है ना। तो कई लोग आज इसको अपना एक रास्ता बना लिए हैं अपने आप को वायरल होने के लिए, है ना। और इसीलिए अभी CJI जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक चीज़ कहा भी कि एक बार हम मर्डरर को माफ़ कर दें, उसको पर्टिकुलर सजा देते समय ये माइंडसेट बनाएं कि ठीक है, इसको माफ़ किया जा सकता है। यस, पर साइबर क्राइम से जुड़े हुए लोगों को, साइबर क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी क्राइम्स हैं, उन लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। यस, और ये बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि आज आने वाला समय जो होने वाला है वो इन क्राइम से बड़ा साइबर क्राइम होने वाला है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्राइम होने वाला है। तो इस पर कंट्रोल करना अभी से आवश्यक है।
सरकार को इसके लिए कठोर से कठोर क्या बनाना चाहिए, नियम कानून। लोकतंत्र होना आवश्यक चीज है, पर लोकतंत्र का गलत उपयोग करना ये खतरनाक चीज है। अब देश में हम सोना खरीदने के लिए हम बोल रहे हैं कि देश के लोगों को बोल रहे हैं गोल्ड मत खरीदिए, पेट्रोल कम उपयोग करिए, वगैरह वगैरह कम करिए। सब ठीक है अपनी जगह पर, वो उनका काम है, वो बोल दिए। हमारा काम क्या है वो हम डिसाइड करेंगे। यस, कि चलिए ठीक है, हम 1 साल गोल्ड नहीं लेते, हम पेट्रोल डीजल कम कर देते हैं। सारी चीजें हम प्रयास करते हैं जो सरकार ने हमसे अनुरोध किया। पर क्या सच में इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान टू टैकल एनी ऑफ द फिजिकल डेफिसिट और एनी ऑफ द इश्यूज विच जो भारत में पैदा हुआ है? नो, इट इज अ टेम्पररी और एक शॉर्ट टर्म लेवल पर चीजें कंट्रोल होंगी और फिर वैसे ही हो जाएंगी। करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए कि सबसे पहले इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल लेकर बिल लेके आओ। जनसंख्या नियंत्रण होगी तो सारे संसाधन अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। रिसोर्सेस पर जिन चीजों लॉन्ग टर्म प्लान पर जो काम करना चाहिए, हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, तो उस पर तो हम नहीं कर रहे। उस पर तो कोई कानून लेके नहीं आ रहे। कानून उस पर लाना चाहिए। दूसरी चीज कि इस देश में पैसे की जो बर्बादी है, देखिए इस देश में एक आम आदमी बड़ा बड़ा सोना नहीं खरीद पाता। यस, रियलिटी तो ये है, जो गलत कार्य से पैसे कमा रहे हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सारी चीजों पे। तो दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बिल लाना चाहिए। ये 2 कानून बना दीजिए, सरकार को अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम गोल्ड कम खरीदो, पेट्रोल डीजल कम उपयोग करो। यस, क्यों न्यूजीलैंड, क्यों ऑस्ट्रेलिया, क्यों अमेरिका में अपने देशों के नागरिकों से वो अपील नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी जनसंख्या सीमित है। तो संसाधन उनके पास इतने भरे पड़े हैं कि उनकी जनसंख्या उसको 5 साल तक भी यूज करेगी तो वो खत्म नहीं होगा। उन्होंने स्टोर करके रखा है, जिन चीजों की बात कर रहा हूं जो जमीन के अंदर उनकी नहीं। पर हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि सरकार का कहना है कि मेरे ख्याल से अब 60-70 दिन का पेट्रोल डीजल जो भी है उनके पास स्टोर्ड है बस। यस, तो इसका उपाय है क्या? ये 2 चीज, जनसंख्या नियंत्रण करिए और करप्शन को लेकर कठोर कानून बनाइए। सीधे मृत्युदंड दीजिए, डेथ सेंटेंस दीजिए ना करप्शन में। आप दूसरे दिन देखेंगे इस देश में करप्शन खत्म हो जाएगा। नहीं तो देखिएगा किस चीज में नहीं है करप्शन। छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े चीज में करप्शन है। यस, किसी भी चीज को गलत रेट में बेचने से को लेकर कानून बना दीजिए, मिलावटखोरी पर कानून बना दीजिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। जो आज देखिए यार, न्यूज पढ़िए, बिलासपुर में नकली मसाले बिक रहे हैं एवरेस्ट के। यस, अब एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जब सामान लेने जाता है तो वो दुकान वाले पर विश्वास करके लेता है कि भाई ये दुकान वाला मेरा पहचान का है, ये जो भी मेरे को देगा वो सही होगा। पर दुकान वाले को भी नहीं पता है कि वो नकली ला के बेच रहा है। ये वाली हालत है, कैसे करोगे? यस, चलिए नेक्स्ट। नाइनटीन क्लॉज 1 क्लॉज बी। यस, असेंबल होने का राइट देता है। यस, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं आप। यस, असेंबल हो सकते हैं, बट
आपके पास इसमें राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं। आप कहीं भी एकत्र हो सकते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस में, किसी भी प्राइवेट प्लेस में, पर वहां पर आपको हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यस, क्लियर हो पा रहा है? राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ठीक, अब इसको लेकर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, वो बताए गए हैं 19 क्लॉज 3 में। कहां बताए गए हैं? 19 क्लॉज 3। 19(1)(a) का प्रतिबंध कहां था? 19 क्लॉज 2 में। 19(1)(b) का किस में है? 19 क्लॉज 3 में। यस, तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शंस किस आधार पर लगाया जा सकता है, प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो पहला, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, किस आधार पर लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। इसीलिए आप वो धार्मिक रैली निकालें, एकत्र हों, कहीं धार्मिक सभा करना चाहें या किसी भी प्रकार की सभा करना चाहें, तो आपको सबसे पहले उस क्षेत्र के एसडीएम से परमिशन लेनी होती है, फिर एक लेटर पुलिस थाने में देनी होती है, ताकि, क्योंकि आप वहाँ पर और बताना होता है कितने लोग एकत्र हो रहे हैं। यस, वो इसलिए ताकि आप वहाँ की व्यवस्थाओं को ना बिगाड़ दें। यस, इस तो एकत्र होने का आपको अधिकार प्राप्त है, पर एकत्र होने के कारण आप मान लेते हैं रोड ब्लॉक कर दें, रोड ब्लॉक कर दिया आपने, अब एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, रोड ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? बिगड़ेगी। या फिर आप एक जगह एकत्र हो रहे हैं और एकत्र होकर के आप किसी के, क्योंकि एकत्र होने के लिए किस लिए कैसे कहा गया है? पीसफुली, पीसेबली, है ना, शांतिपूर्ण तरीके से, पर आप एकत्र हो रहे हैं किसी और धर्म के खिलाफ, किसी वर्ग के खिलाफ, है ना, तो वो सही चीज नहीं है। तब आपको एकत्र होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। आप अगर आप डिमांड करेंगे कि हमें एकत्र होने दीजिए, तो सरकार आपको परमिशन नहीं देगी। क्लियर हो पा रहा है? जैसे पहले मैं बता चुका हूं कि स्ट्राइक करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब जैसे कुछ टीचर्स जो हैं या सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी मंत्री के घर के सामने एकत्र हो गए, तो पुलिस उनको उठा के ले गई, हाँ या ना। आपके पास एकत्र होने का अधिकार तो है, आप असेंबल हो सकते हैं, पीसफुली हो जाइए, बट ऐसा नहीं कि आप लोक व्यवस्था बिगाड़ें, हाँ या ना, ऐसी चीज नहीं कर सकते आप। क्लियर हो पा रहा है? तो इस आधार पर क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब तुम एकत्र हो जाओ, बोलो मैं भारत को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं भारत को ये कर दूंगा, इसको अलग कर दूंगा, बंगाल को अलग कर दूंगा, कश्मीर को अलग कर दूंगा, वगैरह वगैरह। एकत्र होकर तुम अगर ऐसी बात कर रहे हो, तो ऐसे एकत्र होने का अधिकार तुमको नहीं है। समझ में आ रहा है? यस, मतलब असेंबल होने का अधिकार तो दिया गया है, पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 क्लॉज 4। ये किसका रिस्ट्रिक्शंस है? 19(1)(c) का प्रतिबंध है। ये 19(1)(c) पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, क्या कहता है 19(1)(c)? क्या कहता है? राइट टू फॉर्म, यस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एसोसिएशंस, हाँ या ना। चलिए इसमें लिखिए, अब अगर आप एसोसिएशन बना रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं, बनाइए, है ना, पर ऐसी कोई भी यूनियन नहीं बना सकते, ऐसा कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकते जो
लोक व्यवस्थाओं को बिगाड़ सकता है ना, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर मैं एक आतंकवादी ग्रुप बनाऊंगा और मैं उड़ा दूंगा सबको, है ना, तो आप ऐसे ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि एक लोक व्यवस्था के खिलाफ भी होगा और इस देश के संप्रभुता और अखंडता के भी खिलाफ होगा, है ना। तो ऐसे ग्रुप्स नहीं बना सकते आप कि नहीं सर मैं ग्रुप बनाऊंगा, नक्सली ग्रुप बनाऊंगा और मैं बवाल मचा दूंगा। तो आप ऐसे ग्रुप बनाने का अधिकार नहीं है, पुलिस तुमको तुरंत पकड़ के कूटेगी और मन लगा के कूटेगी, और कूटना भी चाहिए, है ना। देखिए अपनी बात रखने का एक तरीका होता है ना। हर चीज़ों में हड़ताल में उतर जाना और हर चीज़ में सरकार के खिलाफ आकर लड़ाई में लड़कर अपनी मांग मांगना, ये चीज़ सही नहीं होती। हर चीज़ की एक व्यवस्था बनी हुई है ना। अगर मान लीजिए मैं अपने पिताजी के किसी विचार से खुश नहीं हूँ तो मैं उनकी अपनी बात उनसे रखूँगा, मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। कोशिश करूँगा कि वो भी मेरी बातों को समझें। ये नहीं कि मैं बगावत कर दूँ कि नहीं आज से नहीं, मैं बेटा नहीं हूँ आपका, है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यस, ये बगावत वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहिए हमें हमेशा किसी भी मामले में किसी भी चीज़ को लेकर के जब हमें किसी और के विचार से हम सहमत नहीं है तो उसके अनेक रास्ते होते हैं, पर हमेशा हम कई बार किसी और गलत चीज़ों में फंस जाते हैं और इस रास्ते में चले जाते हैं। अब जैसे छत्तीसगढ़ में ही कई ऐसे लोग पकड़ाए हैं जो आतंकवादी चैन में, जैसे आपने स्लीपर सेल का सुना होगा, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग पकड़ाते रहते हैं, है ना। और कुछ ऐसे लोग भी कई बार पकड़ाए, मतलब जिस पर विश्वास नहीं था लोगों को कि ये व्यक्ति स्लीपर सेल से जुड़ा हुआ है। अब एक व्यक्ति थे जांजगीर के, अब वो एक ग्रुप में जुड़े हुए थे और सब उनकी तारीफ भी करते थे कि बहुत अच्छा व्यक्ति है वगैरह वगैरह, हर मामले में शामिल होता था वो, है ना, समय देता था लोगों को। और कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में आया कि भाई वो तो स्लीपर सेल का आदमी था, है ना। तो जैसे ही लोगों को पता चला, सबसे पहले उसको लोगों ने फेसबुक से अनफ्रेंड करना चालू किया, उसका नंबर डिलीट करना चालू किया। उससे कुछ नहीं होता, है ना। देखिए कोई सोसाइटी में है तो वो तो आपसे जुड़ा ही होगा, वो आपसे किस तरीके से जुड़ा है ये इंपॉर्टेंट होता है ना। वो आपसे गलत मामलों में जुड़ा हुआ है या सही मामलों में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो उस पर नज़र रख रही है तो वो आप पर भी नज़र रख रही है, उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति पर नज़र रख रही है। आपके फेसबुक से अनफ्रेंड कर देने से या उसके नंबर डिलीट कर देने से वो कुछ नहीं हो जाएगा, जो डेटा आईबी के पास है वो डेटा तो रहेगा ही, है ना। तो इसीलिए कभी भी अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग या कहीं भी गलत तरीके से कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। आप अगर ये सोचते हैं कि आपके ऊपर किसी की नज़र नहीं है तो बिल्कुल नज़र बनी होती है ना, गलत कार्यों पर। ठीक है, तो लिखिएगा पॉइंट पहला, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर। दूसरा, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए अब आतंकवाद जो ग्रुप है वो कहीं से मॉरल है क्या? वो अपने आप को मॉरल कहते हैं कि नहीं नहीं हम इतने लोगों को निपटाएंगे तो हम जाएंगे वहां। यस, अब छोटे छोटे बच्चे इस तरह की बात करते हैं पाकिस्तान में। अब मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब की, जिसमें वो मैडम थी, वो बच्चों को जाकर बोल रही थी कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा काहे सोचते हो, आप मतलब इंडिया के खिलाफ काहे सोचते हो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं वहाँ वो लोग तो वो हैं, हम उनको निपटाएंगे तो वहाँ जाएंगे, है ना, यहाँ से अच्छी दुनिया वहाँ है, वहाँ हमें वो मिलेगी वगैरह वगैरह। तो ऐसे विचार जो दिमाग में लेकर आकर ऐसे ग्रुप फॉर्म करवाना जो लोगों के खिलाफ हो, एक मानवता के खिलाफ हो, क्या ऐसे ग्रुप बनाना कहीं से भी मॉरल हो सकता है? नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोरालिटी, सदाचार, मोरालिटी सदाचार। इन तीन आधारों पर आपके ग्रुप बनाने पर रोक लगाई जा सकती है। क्लियर हो पा रहा है? कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने से रोक लगाई जा सकती है। क्लियर है? अब देखिए
मैं फिर से कह रहा हूं, करप्शन वगैरह के जो चार्जेस हैं, इसको लेकर जब लॉ बहुत कठोर हो जाएंगे, है ना। एक चीज बताइए, जो पेपर लीक हुआ है, सरकार ने किसी थर्ड पर्सन को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके दिखा रही है कि हमने पेपर लीक सरगना को गिरफ्तार कर लिया, पर सच में रियलिटी वही है? नो। पेपर लीक कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारे अधिकारियों ने ही पेपर बाहर निकाले पैसा खाकर। पेपर उसने तो बनाया ही नहीं है, पेपर तो उसने छापा ही नहीं है। पेपर जिसने छापा, पेपर जिसने बनाया, रिलीज तो वो तो मार्केट में उसने दिया ना। तो गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? उन लोगों की। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? पैसे के लिए, खूब पैसे मिले होंगे उसके। तो इस पर रोक कैसे लगेगी? बस वही कानून बनाइए, कठोर मृत्युदंड जैसे कानून बनाइए। किसी की हिम्मत हो जाए फिर ऐसा करने से? क्या मजाक लगता है नीट का पेपर दोबारा होना? मैं खुद एक एस्पायरेंट रहा हूं, मैं एक एग्जाम क्लियर कर, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करके यहां खड़ा हूं आज। तो मुझे भी पता है कि मैं एक एग्जाम को अगर दे रहा हूं, मैं मे भी उस एग्जाम को मैंने क्लियर कर लिया, पर सेम उसी एग्जाम को अगर मैं दोबारा दूंगा तो जरूरी नहीं कि मैं क्लियर कर पाऊं, क्योंकि उस समय की तैयारी और दोबारा की तैयारी बहुत बड़ा अंतर होता है। वो फ्लो नहीं आती, समझ रहे हैं आप? जो पहली बार में फ्लो होता है ना एग्जाम को देने में, वो फ्लो नहीं आएगी पढ़ने में तुम्हारे, वो एनर्जी डेवलप नहीं हो पाती तुरंत। अब जो बच्चा सोचिए बेचारा 700 में 650 700 नंबर लेकर आ रहा है अपनी मेहनत से। अब कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की कहती कि मैं कोटा में थी, मेरा सेंटर कोटा में था, मैं एग्जाम दी, एग्जाम मेरा अच्छा गया, मेरे को पूरा सिलेक्शन का मैंने चेक किए तो मेरे सिलेक्शन के पूरे चांसेस थे। तो फिर मैं अपने घर वापस आ गई पूरा सामान वामान लेके, क्योंकि अब कोटा में रहने का कोई मतलब नहीं था और मैं नीट क्वालिफाइड भी हूं। बट अब मुझे पता चला कि एग्जाम फिर से हो रहा है, तो मुझे फिर से कोटा जाना पड़ेगा। सरकार मेरे एग्जाम फी को तो वापस कर रही है, पर कोटा आने जाने का खर्चा, कोटा में रुकने का खर्चा, और वो जो मेंटल इश्यू है, आने जाने में जो परेशानी है, वो जो समय खराब होगा उस लड़की का, वो क्या है? वो कहां से वापस लाओगे? तो जो इनके खिलाफ है, कठोर से कठोर कानून होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सो मोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, यस, या फिर किसी बड़े एडवोकेट को पीआईएल फाइल करना चाहिए इनके अगेंस्ट, कि सुप्रीम कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर का उपयोग करते हुए कुछ ऐसा करे, तब जाके सुधरेगा देश, नहीं तो देश कहां सुधरेगा। आप देखिए सीजीपीएससी घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला कहां से हो रहा है? कोई एक आदमी कर लेगा, हिम्मत है, जब तक सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगी उसे। बिना सिस्टम के सपोर्ट के इस देश में कुछ नहीं हो सकता, और जब तक अब सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तो कैसे बनेगा? और सिस्टम कब सुधरेगा? जब ऐसे कठोर कानून होंगे हर व्यक्ति के खिलाफ। मृत्युदंड दो सीधे, कि अगर प्रूफ हो गया तो उतना ही सुनकर हालत खराब हो जाएगी, मिले ना मिले, सुनकर हालत खराब हो जाएगी कि भाई मृत्युदंड मिल जाएगी। जब एक और मृत्युदंड मिलती है और जब आदमी जेल में रहता है और जैसे जैसे सजा पास आती जाती है ना, तो आदमी वैसे मरने लगता है अंदर से। एक एक दिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कल मैं मर जाऊंगा, और ये सबसे खतरनाक होता है जीवन का। और जब ऐसा कोई कानून होगा ना, तो अपने आप लोग सुधरना चालू कर जाएंगे, यस, किसी भी प्रकार के। चलिए नेक्स्ट, 19(1) ई, डी और ई दोनों का प्रतिबंध एक ही में बताया गया है, 19 क्लॉज 5 में, 19 क्लॉज 5 में। अब क्या है समझिए,
डी और किस किस चीज की बात करता है? राइट टू मूव फ्रीली, भ्रमण करने की, और है ना रिसाइड और सेटल, कहीं सेटल हो जाइए। तो क्या कहीं भी सेटल हो जाएंगे? नहीं, तुम किसी घर में घुस जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हाँ या ना। और कहीं भी घूमने चले जाओगे? नहीं, सरकार तुमको कहीं भी जाने का अधिकार नहीं देती। अब जैसे वर्ष 2013 से पूर्व छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ एरिया में आम जनता की एंट्री बैन थी। आम जनता वहां नहीं जा सकती थी, बाहर की जनता अलाउड नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां की जो जनजातियां थी, हाँ या ना, वो प्रोटेक्टिव थी, तो उनको अलग रखा जाता था बाहर की जनता से, क्योंकि वो बाहर की जनता से पूरी तरीके से जुड़ी हुई नहीं थी। 2013 के बाद से चीजें खुली, आप वहां जा सकते हैं, पर 2013 से पूर्व वहां पर जाने के अधिकार आपके पास नहीं हुआ करते थे, ना वहां जाने का अधिकार, ना वहां बसने का अधिकार। वैसे ही अगर आप लद्दाख वगैरह जाते हैं तो लद्दाख के कुछ रीजन्स में आपको परमिट बनवाना होता है। क्या बनवाना होता है? परमिट। इसको कई बार जैसे नॉर्थ ईस्ट में उसको इनर लाइन परमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख में उसे पास बोल दिया जाता है ना, ताकि पास 24 घंटे या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनता है। उस पास को लेकर आप जाते हैं, जिससे पता चलता है कि आप गए हैं और आप अंदर गए हैं, तो आपको वापस भी लाना है। ये जानकारी होती है, जिससे एक जानकारी प्राप्त होती है। मतलब आपको जाना का अलाउ तो किया गया, पर जानकारी लेने के बाद, क्योंकि आपको वहां से वापस भी निकालना है। यस, वहां बसने नहीं देना है आपको। यस। दूसरी चीज, अब तुम घूमते घूमते कारगिल पहुंच गए, यस, या तुम सियाचिन ग्लेशियर पहुंच गए, बोले मैं घूमने जाऊंगा सियाचिन ग्लेशियर, तो आर्मी ने तुम्हें रोक लिया, नहीं नहीं सर आप इधर नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्षेत्र आपके लिए खतरनाक है, निपट जाओगे आप, यहाँ गोलियां चलती रहती हैं कई बार, या बहुत ठंड है। या फिर तुम पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पहुंच गए, जहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है, और तुम वहां जाने का प्रयास कर रहे हो, आर्मी ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया कि नहीं सर इधर नहीं जा सकते। और गिरफ्तार आपके फायदे के लिए किया, दूसरे के फायदे के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ सर गोलियां चलती रहती है, पाकिस्तान से कब गोली चल जाए पता नहीं, आपकी मृत्यु हो सकती है, तो आपको वहां जाने से रोका जा सकता है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब एक तरह का वीजा वाला कॉन्सेप्ट होता है। मतलब उन क्षेत्रों में, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल एरियाज में आती हैं, और इसीलिए उन क्षेत्रों में जाने के लिए आपको क्या लेना होता है? एक परमिट लेनी होती है सरकार से वहां से, है ना। आपको अपना आईडी दिखाना होता है, और एक लिमिटेड टाइम के लिए परमिट मिलती है आपको। अगर आप नहीं आएंगे तो सरकार आपको खुद गिरफ्तार करके ले आएगी। क्लियर है? पुलिस खुद गिरफ्तार करके ले आएगी, तो वो परमिट बनती है, इनर लाइन परमिट। तो अधिकार दिया गया घूमने का और बस जाने का, पर पूरी तरीके से नहीं। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, साधारण जनता के हित में, द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, गोलियां चल गई तो निपट जाओगे ना भाई, तो आपकी सुरक्षा पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे अंडमान निकोबार में कुछ एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर आम नागरिकों को जाना मना है। किसको जाना मना है? आम नागरिकों का है, क्योंकि वहां की जनजातियां बड़ी खतरनाक हैं बाहर के लोगों के लिए। जैसे ही वो बाहर के लोगों को देखती हैं, है ना, जैसे ही वो बाहर के लोगों को देखती हैं, उनको ये लगता है खतरा है, और वो तुरंत तुमको निपटा देंगी। एक अमेरिकी नागरिक वहां पहुंचा, है ना, एक न्यूज में आपने पढ़ा भी होगा कभी। एक अमेरिकी नागरिक क्या हुआ कि उसने चोरी छिपे एक नाव वाले को पैसे दिए, खूब सारे पैसे दिए, और उससे 2 नाव ली, एक नाव, और दोनों नाव को बांधकर आगे बढ़े, और उस पर्टिकुलर आइलैंड तक पहुंचे जहां पर वो जनजातियां रहती हैं, थोड़ा दूर तक। फिर वो जो नाव वाला था उसने उसमें से एक नाव लेकर वो वापस चला गया, और एक नाव उस वो अमेरिकन को दे दिया। जैसे ही वो अमेरिकन उस नाव को लेकर के बीच के पास जाने लगा, वहां की जनजातियों ने देखा कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहा है ना, तुरंत ही तीर धनुष से निपटा दिया उसको। यस। अब क्योंकि अमेरिकी नागरिक है, अमेरिका में हर चीज़ की जानकारी होती है कि कोई व्यक्ति कहाँ गया है, और जब उसके ऊपर सर्च हुआ तो पता चला वो इंडिया आया है, और इंडिया में उसका कोई खबर नहीं, तो उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो तो अंडमान में, निकोबार में इस द्वीप पे जाने का प्रयास कर रहा था, जहाँ पर जनजातियों ने उसे मार डाला।
हाँ है ना, तो घूमने का अधिकार दिया गया, इसका मतलब नहीं कहीं भी घुस जाएंगे, हाँ है ना। इसीलिए तो साधारण जनता के हित में। दूसरा, किसी अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए the protection of interest of any scheduled tribes, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्या बचा? 19(1)(f) तो खत्म हो गया है, संपत्ति का अधिकार तो समाप्त हो गया, तो क्या है जी? 91(g) क्या है? ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन वगैरह वगैरह, व्यापार करने का अधिकार, कोई भी कार्य करने का अधिकार, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है 19 क्लॉज 6 से। किससे लगाया गया है? 19 क्लॉज 6। किस किस आधार पर लगाया गया है? सबसे पहला पॉइंट, साधारण जनता के हित में। अब तुम बोलो सर मैं बेचूंगा गांजा, है ना, मैं गांजे का व्यापार करूंगा सर, खूब बेचूंगा सर, मैं खूब दारू बेचूंगा सर, बहा दूंगा दारू, है ना, खूब पिलाऊंगा, घर घर में पिलाऊंगा सर, बांट दूंगा, है ना, तो तुम ऐसा व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि ये साधारण जनता के हित में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता आपको जो साधारण जनता के हित में नहीं है। दूसरी चीज कि पर्टिकुलर, अब मान लेते हैं कि अब मेरी बहन ने मेडिकल की पढ़ाई की है पर मैंने तो नहीं की है, पर मैं क्या करता हूं कि मैं एक हॉस्पिटल खोल लेता हूं, डॉक्टर शुभम तिवारी लिख लेता हूं अपने नाम के आगे और हॉस्पिटल खोल लेता हूं और चला जाता हूं इलाज करने, कि अब मैं तो इलाज करूंगा, लॉ छोड़ो, है ना, पढ़ाना ना छोड़ दो, मैं तो इलाज करूंगा लोगों का और सीधे करूंगा ऑपरेशन, छोटा मोटा काम नहीं, है ना, बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगा, सीधा ऑपरेशन करूंगा, सीधा हार्ट निकाल लूंगा, यस, और ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? इससे लोगों के लिए खतरा पैदा होगा कि नहीं होगा? मतलब सरकार आपको व्यापार करने का अधिकार तो दे रही है, बिजनेस करने का अधिकार तो दे रही है, पर कब? उसके लिए सरकार क्वालिफिकेशन भी निर्धारित कर रही है कि जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगी तभी आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मतलब जो क्वालिफिकेशन मेरे पास है मैं वही कार्य कर सकता हूं, है ना, जिस चीज की मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो कार्य करने का अधिकार मेरे पास नहीं होगा, यस। तो किसी वृत्तियां व्यापार के लिए तकनीकी अहर्ताएं निर्धारित करना, सरकार तकनीकी अहर्ताएं निर्धारित कर सकती है, टू प्रिस्क्राइब द टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर एनी प्रोफेशन और ट्रेड। आ रहा है समझ में लाइन? ठीक है। अब क्या है, वो बचपन में इनके पिताजी इनको ट्रेन खरीद के बहुत देते थे, हाँ या ना, कि एल बेटा तुमको ट्रेन बहुत पसंद है, लो ट्रेन चलाओ। एक घर में ट्रेन चलाता था, ट्रेन चलाते चलाते इसे ट्रेन बहुत पसंद आ गई। अब जब ये बड़ा हुआ तो इसने पटरियाँ देखी, बोली अब मैं भी ट्रेन चलाऊंगा, सरकार चला सकती है तो मैं क्यों नहीं, है ना, मैं भी अपना ट्रेन लाऊंगा और उसी पटरी में दौड़ा दूंगा, यस। फिर इन्होंने मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास कर ली, इन्होंने कहा सरकार अगर न्यूक्लियर पावर बना सकती है, न्यूक्लियर हथियार बना सकती है, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी अपनी फैक्ट्री डालूंगा। क्या ऐसा अधिकार आपके पास है? नहीं। इस पर केवल मोनोपोली किसके पास है? सरकार के पास। केवल केंद्र सरकार इस पर कार्य कर सकती है, राज्य सरकारें भी नहीं। तो आम नागरिक तो छोड़ दीजिए, हाँ या ना, तो वही है, नागरिकों को किसी व्यापार व्यवसाय से प्रतिबंधित कर सकता है, कैन रिस्ट्रिक्ट सिटीजन्स फ्रॉम एनी ट्रेड और बिजनेसेस, हाँ या ना, कि आप ये व्यापार या ये कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यापार या ये कार्य करने का अधिकार केवल किसके पास है? सरकार के पास, है ना, यस, राज्य के पास, और कोई इस पर कार्य नहीं कर सकता। क्लियर हो पा रहा है?
हो गया, लिख लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 20 और 22 कहीं ना कहीं एक जैसे आर्टिकल्स हैं, आया ना। बट आर्टिकल 21 की जब हम बात करते हैं तो वो तो बहुत ब्रॉड आर्टिकल हो जाता है, बट आर्टिकल 20 जो है वो हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं, आया ना। जैसे अगर हमारी गिरफ्तारी हो रही है, क्या हो रही है, गिरफ्तारी, तो हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं, हमें आर्टिकल 20 कुछ अधिकार देता है कि देखिए डेफिनेटली अधिकार तो हमें दिए गए हैं पर वो सचमुच फॉलो होते नहीं हैं, दिक्कत तो ये है ना। और बहुत सारे ऐसे सरकार लूप होल भी निकाल लेती है कई बार, है ना। जैसे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, है ना। क्या कहती है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लॉ जो होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर में नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है मैं बताऊंगा, समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये अधिकार देता है कि किसी भी अगर एक क्राइम के लिए 2 बार आपको क्या नहीं दी जा सकती, सजा नहीं दी जा सकती, ये कहा जाता है। इसमें नो डबल जियोपार्डी की बात की जाती है। और तीसरी चीज बात की जाती है आर्टिकल 20 में कि आपको आपके अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, हाँ या ना। यह इस पर बात होती है। सबसे पहले देखिए तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है ना, हेडिंग बनाइएगा। सबसे पहले नो डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण, सॉरी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सुनिएगा पहले इसको। मान लेते हैं कि आपने क्राइम किया, ठीक है, पर इसके एक्सेप्शंस भी होंगे, वही समझा दूंगा मैं, देखिएगा। मान लेते हैं कि मान लीजिए मैंने एक क्राइम किया या फिर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया और क्राइम करते समय उस क्राइम के लिए सजा थी केवल 5 साल। कितनी साल थी, 5 साल थी। यस, 5 साल थी। आपने क्राइम कर लिया, आज क्राइम किया, जैसे समझिएगा। आज मान लेते हैं डेट है, क्या है भाई डेट आज, 14 तारीख। आज 14 तारीख है ना, कल तो 13 था ना। वो कल वो वायरल भी कर हुआ था, वीडियो बहुत चल रहा था, मैं 13 कुछ ऐसा लोग वीडियो बना के डाल रहे थे। यस, तो आज है 14 मई, हाँ या ना। 14 मई को मान लीजिए आपने एक
क्राइम किया, यस, और उस क्राइम के लिए जो आज के तारीख में एज पर द लॉ सजा थी वो थी, मान लेते हैं 5 वर्षों की। कितने साल की सजा थी? 5 साल की सजा थी, जो भी आपने क्राइम किया, यस। और उसके बाद आज आपने क्राइम किया, आज ही आपको सजा मिल जाएगी क्या? पुलिस आपके खिलाफ FIR करेगी, जांच करेगी, चार्जशीट बनाएगी, पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी, फिर कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी, चार्ज फ्रेम करने के बाद आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ आगे बढ़ेंगी, है ना, गवाहों की गवाह होगी, उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे एंड फाइनल जजमेंट आएगा। मतलब उसमें साल 1.5 साल का समय लग जाने वाला है, हाँ या ना, लंबा समय लगेगा। तो क्राइम तो आपने अभी किया, और क्राइम को लेकर अभी सजा कितनी थी? 5 साल थी। पर हुआ क्या कि सरकार ने, संसद ने 18 मई को एक कानून बनाया, यस, और 18 मई को कानून बनाने के लिए जो क्राइम आपने किया था उसकी सजा बढ़ाकर कर दी 10 वर्ष। कितने वर्ष कर दी? 10 वर्ष कर दी। जब आपने क्राइम किया था तो उस क्राइम के लिए सजा कितनी थी? 5 वर्ष। पर सरकार ने 4 दिन बाद ही उस क्राइम के लिए सजा कितनी कर दी? 10 वर्ष कर दी। क्या आपको सजा मिल गई है? अरे क्या आपको सजा मिल गई है? अभी मिली नहीं, अभी तो आपने क्राइम किया है ना। सजा तो साल 1.5 साल में मिलेगी। अब जब आपको सजा मिलेगी तो कितनी मिलेगी? वो 10 वर्ष की मिलेगी, क्योंकि जब आपको सजा मिल रही उस समय कौन सा कानून है? वो वाला। पर जब आपने क्राइम किया उस समय कौन सा कानून था? ये वाला, 5 वर्ष वाला। तो जब आपको सजा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? 5 वर्ष वाली ही मिलेगी। कितनी वाली मिलेगी? 5 वर्ष वाली। समझ में आ रहा है? मतलब क्राइम करते समय जो कानून होता है, समझ में आ रहा है? जब आपने कोई क्राइम किया उस समय जो कानून लागू होगा वही कानून आप पर अप्लाई होती है। समझ में आ रहा है? जैसे एक वेब सीरीज थी, शेयर मार्केट के ऊपर आई थी ना, स्कैम 1992। उसमें जो सेबी के डायरेक्टर रहते हैं वो हर्षद मेहता को कहते हैं, हर्षद, जो तुम कर रहे हो इट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, और इनसाइडर ट्रेडिंग एक क्राइम है, जानते हो ना? तो हर्षद मेहता उनसे कहते हैं कि डेफिनेटली मैं जानता हूं कि ये क्राइम है, पर इसके लिए कानून बना दीजिए और मुझे सजा दे दीजिए। सजा क्या उसको सजा मिल सकती थी उस क्राइम के लिए? नहीं, क्योंकि जब वो कार्य कर रहा था उस समय कानून के अनुसार वो सजा था ही नहीं। यस। अब तुम्हारा मन करता था कि रोड चलते मैं लोगों को झापड़ मारते हुए चलूं, क्योंकि तुमको पता था कि झापड़ मारने को लेकर के कोई सजा नहीं थी, कोई दंड नहीं था, कोई कानून नहीं था झापड़ मारने को लेकर के, तो तुम जिसको पाते तो झपिया देते थे। सरकार ने देखा झापड़ मारो प्रथा बढ़ रही है, तो सरकार ने क्या बना दिया? कानून बना दिया। हाँ या ना? क्या बना दिया? कानून बना दिया कि भाई अब कोई झापड़ मारेगा तो उसको 2 साल की सजा। अब तुमने झापड़ मारना बंद कर दिया, पर जब तुमने झापड़ मारा उस समय कानून था क्या? नहीं था। क्या तुमको सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। यस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है, हाँ या ना, कि जब आपने क्राइम किया उस समय वो जितनी सजा का प्रावधान करता है आपको उतनी ही सजा मिलेगी। यस। दूसरी चीज समझिएगा कि मान लेते हैं कि आपने जब क्राइम किया, इसका उल्टा समझिएगा। मान लीजिए आपने जब क्राइम किया तो किसी क्राइम के लिए सजा कितनी थी? 10 वर्ष की। हाँ या ना? अभी तो आपको सजा मिली ही नहीं है, अभी तो ट्रायल चलेगी। हाँ या ना? अभी तो कोर्ट में क्या चलेगी? ट्रायल। हाँ या ना? लंबे समय तक, 6 महीने, 1 साल, इसी ट्रायल चल रहा था। उसी बीच, हाँ या ना, सरकार ने कानून में बदलाव कर दिया और बोला यार ये इतना भी हीनियस क्राइम नहीं है कि इसके लिए 10 साल की सजा रखी जाए, इसकी सजा 3 साल कर देते हैं। हाँ या ना? ज्यादा से ज्यादा 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए इसके लिए, 10 साल इसके लिए सजा बहुत ज्यादा थी। समझ में आ रहा है?
तो जब जजमेंट आएगा, निर्णय आएगा, तो आपको 10 साल की सजा नहीं, कितने साल की सजा मिलेगी? 3 साल की। इसका उल्टा लाभ मिलता है, समझ में आ रहा है? सीधा लाभ नहीं मिलता। मतलब अगर सजा बढ़ गई हो तो वो आप पर अप्लाई नहीं होगी, पर अगर सजा कम हो गई हो तो हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्राइम करते समय देख लेना कि पहले कि कितना उसमें सजा का प्रावधान है। सजा के प्रावधान को देख करके क्राइम करना, मतलब क्राइम करना ही नहीं है वैसे, है ना, बट अगर करने का मन करे तो क्या देख लेना? यस, सजा का देख लेना। ठीक है, लिखिएगा इसमें, नो पर्सन शैल बी, हिंदी में लिखवाऊंगा मैं, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड of any offense except for violation of law in force at the time of the commission of the act, in force at the time of commission of the act, and subjected to a penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of commission of the act, हिंदी में लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग उसमें, भूत लक्ष्य दांडिक विधियों से संरक्षण, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ लिखे हैं, है ना, हिंदी वाले भी ऐसे लिख लीजिएगा, नो एक्सपोस्ट फैक्टो। ठीक है, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, भूत लक्ष्य दांडिक विधियों से संरक्षण, दांडिक विधि मतलब क्रिमिनल लॉस, यस, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी लागू विधि या प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है एवं उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है।
सामान्य शब्दों में समझिए, जब तुमने क्राइम किया तुमको सजा उसी लॉ के हिसाब से मिलेगी जब वो कानून था। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2022 में क्राइम किया है तो उसको सजा आईपीसी के तहत मिल रही है, इंडियन पीनल कोड। पर अगर कोई व्यक्ति 2023 के बाद कोई सजा कर रहा है, जुलाई 23 के बाद, जहां पर बीएनएसएस और बीएसए लागू हो गया, तो वहां पर अब आपको सजा किसके तहत मिलेगी? बीएनएस के तहत, है ना। अंतर समझते हैं तीनों कानून में? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें मतलब अंतर जानते हैं? जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इसमें अंतर जानते कि नहीं जानते आप लोग? ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता, जिसको पहले आईपीसी कहा जाता था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस जो है, वो पहले सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से जाना जाता था। इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना, आईईए, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के नाम से जानी जाती है। ये 3 प्रकार के कानून भारत में क्रिमिनल लॉज के लिए अप्लाई होती है बेसिकली। कौन कौन सी? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। आपने कौन सा क्राइम किया है, उस क्राइम के लिए कितनी सजा है, समझ पा रहे हैं? आपने मर्डर किया है, चोरी की है, लूटपाट की है, रेप कांड किया है, क्या क्राइम किया है? क्राइम को डिफाइन करता है, क्राइम का सजा डिफाइन करता है भारतीय न्याय संहिता, जिसको पहले आईपीसी कहा जाता था, इंडियन पीनल कोड। कि वो आर्टिकल 64 ये बताएगा कि भाई रेप हुआ है, हाँ या ना, मतलब सेक्शन 64 बताएगा। अब बीएनएस के जो सेक्शन है वो ये बताएंगे कौन सा क्राइम हुआ है, उस क्राइम के लिए सजा कितनी है। समझ में आ रहा है? जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, जिसको पहले सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि सजा कैसे मिलेगी। सजा मिलनी है, पर कैसे मिलेगी? पुलिस अपनी कार्रवाई कैसे करेगी? कोर्ट इस पर अपनी कार्रवाई कैसे करेगी? मतलब जांच से लेकर सजा मिलने तक की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो कहां बताया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। प्रोसीजर, प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बताती है कि किस प्रक्रिया के तहत कार्य होगा। पुलिस किस प्रक्रिया के तहत इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट पेश करेगी, फिर किस प्रक्रिया के तहत आपके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चलेगी। ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं ये कहां बताई गई हैं? यस, किस सेक्शन के तहत ट्रायल कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगी, इन सारी चीजों को कहां बताया गया है? बीएनएसएस में, हाँ है ना। साक्ष्य कैसे उपलब्ध होंगे, पुलिस साक्ष्य को कैसे जांचेगी, कैसे पेश करेगी, कौन सा साक्ष्य किस तरीके का होगा, इस साक्ष्य के आधार, साक्ष्य को बांटना, साक्ष्य को पेश करना, साक्ष्य को लेकर के जो भी कानून है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, क्योंकि बिना एविडेंस के तो कुछ नहीं होगा। तो एविडेंस के लिए जो कानून है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। क्लियर हो पा रहा है? ये 3 कानून, ठीक है? यस नो? नेक्स्ट, आर्टिकल 20 क्लॉज 2,
और यहाँ नोट डाल के लिख लेना ना, खुद से लिख लेना क्या कि अगर सजा कम होती है तो उसका लाभ मिलेगा, बढ़ेगी तो नहीं। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं? अभी समझाया था कि अगर सजा पहले 5 साल की थी पर बढ़कर 10 साल हो गया तो इसका जो नुकसान हुआ ये आपको नहीं मिलेगा, आपको 5 साल की सजा मिलेगी। परंतु यदि पहले सजा 10 साल थी और घटकर 5 साल हो गई तो उसका लाभ आपको जरूर मिलता है। समझ में आ रहा है? चलिए कल लिखवा दूंगा मैं, ठीक है? नहीं लिख पा रहे हैं तो आज के लिए इतना ही।